नमस्कार दोस्तों। आज विविध भारती के स्टूडियो में जो मेहमान आए हैं वे बहुत ख़ास हैं, क्योंकि वे साज भी छेड़ेंगे और तरानों के बनने की दिलचस्प कहानियां भी सुनाएंगे। आज के मेहमान एक प्रतिष्ठित गिटारिस्ट हैं और उनकी योग्यता का इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे लिविंग लेजेंड दिलीप नायक के शिष्य हैं। इतना ही नहीं, इनके पिता गुजरे दौर के एक नामचीन म्यूजिक अरेंजर थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से भी संगीत दिया। जी हाँ, आज विविध भारती के स्टूडियो में पधारे हैं तुषार पार्टे जी, और उनके पिता जय कुमार पार्टे एक प्रतिष्ठित म्यूजिक अरेंजर थे। स्वागत है आपका तुषार जी विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार अनीता जी, विविध भारती के श्रोताओं को मैं तुषार पार्टे का प्यारा नमस्कार। तो तुषार जी, कहिए आपको कैसा लग रहा है? आपने हमारे संग्रहालय या यूँ कहिए कि हमारे लाइब्रेरी को देखा और कई सारे फोटोज़ जो थे दिग्गजों के आपने देखा जब आपने दौरा किया, तो आपके मन में कैसे ख्याल आए कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे एक टाइम ट्रैवल जैसे होता है। जब हम लोग गोल्डन एरा की बात करते हैं तो सिर्फ वो बात करते हैं, लेकिन जब गोल्डन एरा जो वास्तु है वहाँ पर जाना, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी जो स्पंदनें हैं, वो वैसे लगा कि वो जीवित हो गई है। बिकॉज़ जब हम लोग इतने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं इतने ग्रेट आर्टिस्ट की, तो वो कुछ एक मटेरियल नहीं रहता है, उसमें एक लेगेसी हमको छिपी दिखती है, सुनाई देती है। तो उसका बहुत ही मतलब दिल पे हमको बहुत अच्छा लगता है कि वो एक हम लोग मेमोरी रिफ़्रेश कर रहे हैं। और जो म्यूज़िक सुन के मैं तो मतलब बड़ा हुआ हूँ, तो विविध भारती हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल इन दिस। सो इट इज़ दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विथ यू ऑल। जी, हम भी बड़े खुश हैं कि आप यहाँ पधारे हैं। तो चलिए तुषार जी, आपके संग आपकी यादों के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। एक यादगार संगीतमय सफ़र पर अब हम निकल चलेंगे। तो सबसे पहले तुषार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पिता जय पार्टे जी का संगीत की दुनिया में प्रवेश कैसे हुआ? यानी संगीत में उनकी अपनी रुचि थी या फिर घर में पहले से ही इस तरह का संगीतमय वातावरण था जिसके कारण वो संगीत में रुचि लेने लगे? हाँ, हमारा जो परिवार है तो वो कोल्हापुर से है। तो ऐसे हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ कि इन द 1950s जी। पृथ्वीराज कपूर साहब वॉज टूरिंग कोल्हापुर फॉर हिज लाइव परफॉर्मेंसेस ऑफ पृथ्वी थिएटर्स। तो उस दौरान वो जिस रोड से जा रहे थे तो उनको एक हारमोनियम की मधुर आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने उनकी गाड़ी रुकवाई। हाँ। और वो खुद वो सुर की तलाश करते करते एक घर में गए और उन्होंने देखा एक बच्चा हारमोनियम बजा रहा है। और तब जब उन्होंने वो प्लेइंग ख़त्म हुआ, वो बच्चे ने तो उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला कि ये बेटा बहुत नाम कमाएगा और इसका मुंबई में कुछ हो सकता है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर्स थे तो उन्होंने बोला कि वी आर फ्रॉम कोल्हापुर, तो मुंबई में हमारा कोई नहीं है वैसे, मतलब बिकॉज वी आर नॉट इन दिस। जी। तो पृथ्वीराज साहब ने मेरे डैडी में इतना मतलब स्पार्क देखा या क्या, तो ही सेटल अवर फैमिली फ्रॉम कोल्हापुर टू मुंबई। अच्छा। Yes, so he saw such a promising thing in the lad, my father at जी। that age. So he was playing harmonium and he was not playing some exercise or something. He was playing something very original. क्या उम्र रही होगी उनकी तब? उनकी उम्र शायद 6-7 साल रही होगी। अरे वाह। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। हाँ। तो शायद ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है मुझे भी। और पृथ्वी के साथ वैसे कई नामचीन लोग जुड़े थे और बिल्कुल। उन्होंने मानो अपने करियर की शुरुआत की। बिल्कुल। और पृथ्वी का सहारा रहा, एक अच्छा मंच रहा कई कलाकारों के लिए। और जब पिताजी पृथ्वी थिएटर्स में एज अ हारमोनियम प्लेयर बजाने लगे, तो बाद में उनका भी टैलेंट काफ़ी स्प्रेड हुआ कि ही यूज्ड टू अरेंज, और उनका टैलेंट काफ़ी नोटिस कर रहे थे। तो जब ही स्टार्टेड एज अ इंडिपेंडेंट अरेंजर, तो जब सराहना हुई, गाने सुपर हिट हुए
और उनको एक गाने के लिए आशा जी ने जो गाया है जी। राग मियाँ मल्हार पे आधारित मेरे मन के मान सरोवर में, जी। तो उसका अवार्ड मिला तो वाह। पृथ्वीराज साहब को बहुत खुशी होती थी एंड ही वाज ऑलवेज फीलिंग प्राउड ऑफ जी। आवर माय फादर। तो वैसे रिलेशंस थे और वैसे एक सफ़र वो होता गया। और फिर मेरे पिताजी ने फिर अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ भी अरेंजमेंट किया है। वो वक्त में वी विल टॉक अबाउट दैट। तो इसका मतलब एक जौहरी ही पहचान सकता है हीरे को, और पृथ्वीराज जी ने जैसे एक हीरे को ढूंढ निकाला कोल्हापुर से, उन्होंने लाकर उन्हें स्थापित कर दिया मुंबई में, और उसके बाद उन्होंने शायद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसे में बता सकते हैं आप कि कोई ऐसा गाना आपके पिताजी द्वारा अरेंज किया हुआ आपको याद आ रहा है, आपको याद आ रहा हो, जिसमें कि उन्होंने कोई अलग कुछ किया हो, या उनकी कोई पहचान रही हो, या कोई ऐसे पीसेस हों जिन पे मानो ऐसा लगे कि वाह क्या बजाया है और किस तरह का अरेंजमेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो काफ़ी गाने हैं। और जब म्यूज़िक डायरेक्टर गाना बनाता है, म्यूज़िक अरेंजर वो उसको सजाता है, तो काफ़ी उसका जो इनपुट रहता है वो म्यूज़िशियन के ऊपर भी काफ़ी ये रहता है। तो काफ़ी म्यूज़िशियंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने प्लेइंग स्टाइल से। तो एक गाना मैं ज़िक्र करूँगा उषा खन्ना जी का। तो उषा खन्ना जी मेरे साथ बात कर रही थी फ़ोन पे एंड शी आल्सो टोल्ड मी कि ये जो गाना हम लोग बजाएंगे वो उनके पार्टी जी ने गाने जो अरेंज किए उषा जी के लिए, इट्स वन ऑफ हर फेवरेट सॉन्ग्स इन दैट। तो ये गाना है चांद को क्या मालूम। वाह। इट्स अ वेरी एवरग्रीन सॉन्ग जी। संग बाय मुकेश जी ग्रेट। और इसकी ख़ास बात यह है कि इट्स पिक्चराइज्ड ऑन अ टोंगा, तो टांगे वाले वैसा वो ये था। और अरेंजमेंट भी आप देखेंगे तो वो जो मोमेंट है टांगे की, वो वॉयलिन्स के स्टैकेटो से वो दी है पार्टी जी ने, वो भी है। और बहुत अच्छी बात इसमें ये है हमारे लिए, मेरे लिए ख़ास के मेरे गुरु दिलीप नाइक जी। साहब, उन्होंने गिटार बजाई है इसमें ओरिजिनल। जी। और वो पीस है, बहुत ही प्यारा पीस है। और एक वर्चुओसो वायलिन प्लेयर्स थे हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने, ऑस्कर परेरा साहब। जी। तो उन्होंने वो वायलिन पीस बजाया जो डैडी ने कंपोज किया है। और जब आप सुनोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे लेवल पे वो आ जाता है म्यूज़िक। ऑस्कर साहब का वायलिन प्लेइंग, दिलीप सर का वो गिटार एंड फुल अरेंजमेंट ऑफ दैट। तो वो बहुत ही प्यारा गाना है और मैं चाहूँगा कि वो हम लोग सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे हम श्रोताओं को। और ये जो गिटार बजाया है दिलीप नायक जी ने, वो कौन सा गिटार है वो? हाँ, वो इलेक्ट्रिक गिटार है। और उनकी दिलीप सर की जो इलेक्ट्रिक गिटार की पहचान है वो गिब्सन फायरबर्ड गिटार है। अच्छा। दैट इज़ अ गिटार ही यूज्ड टू प्ले जी। एंड ऑब्वियसली इट इज़ द मास्टर्स टच। मैं सिर्फ गिटार के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और वो इलेक्ट्रिक गिटार होती थी। दिलीप जी ने एक्वास्टिक गिटार्स भी बजाए हैं, वो अलग अलग ये है। तो बट इन दिस सॉन्ग ही हैज़ प्लेड द इलेक्ट्रिक गिटार, चांद को क्या मालूम। तो चलिए सुनते हैं फिल्म लाल बंगला का ये गीत, चांद को क्या मालूम। तुषार जी, जब ये गीत बज रहा था तब आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सुमन कल्याणपुर जी आपकी रिश्तेदार हैं। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और कितनी समृद्ध आपकी विरासत है। थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करेंगे? हाँ बिल्कुल। द लिविंग लेजेंड सुमन कल्याणपुर जी, आई एम प्राउड टू से दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड अ लेगेसी। वो मेरी बीवी की मौसी है। एंड मेरे बीवी की तरफ से वो शी इज़ ऑल्सो अ सिंगर एंड उन्होंने भी संगीत की तालीम हासिल की है। जी। उन्होंने सीखा है। और उनकी जो मदर है, माय जी। मदर इन लॉ मुक्ता जी, वो भी ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट रही है अरे वाह, एंड क्या शी इज़ बात है। ऑल्सो अ सिंगर। तो म्यूज़िक का एटमॉस्फेयर तो पहले से ही है। और सुमन जी की लेगेसी को आगे रख रही है वो भी, सिया माय वाइफ। जी। तो वो भी और उसका गीत मुझे ये याद आ रहा है कि इत्तेफाक से वो जो गाना है
रफ़ी साहब के साथ सुमन जी का डुएट गाना है जी। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। और उसमें इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें अरेंजमेंट मेरे फादर ने की है, पार्टी जी ने। तो वैसा हुआ है कि वाइफ की तरफ से का भी रिलेशन का लेगेसी है उसमें और हमारी फैमिली का है। तो वो गाना भी मैं चाहूँगा कि आप सुना सके तो। बिल्कुल बिल्कुल, रूठे हुए को मनाने के लिए ये गीत तो सदाबहार है। आप जब म्यूजिक अरेंजर की बात करते हैं, क्या आप एक म्यूजिक अरेंजर की भूमिका को विस्तार से समझा सकते हैं तुषार जी? क्योंकि अमूमन श्रोताओं को ये लगता है कि म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक अरेंजर दोनों एक ही है, या यूं भी कह सकते हैं कि उनको ये समझ में शायद नहीं आता होगा कि म्यूजिक अरेंजर क्या करता है और म्यूजिक कंपोजर क्या करता है। तो चूंकि आपके पिताजी दोनों ही थे, तो आप बेहतर समझा पाएंगे कि इन दोनों के काम किस तरह के होते हैं और क्या अलग होता है इसमें। हाँ, साफ शब्दों में अगर कहे तो म्यूज़िक कंपोज़र है वो रूपरेखा बनाता है और उसमें जो रंग भरने हैं, उसको संवारना है, सजाना है, वो अरेंजर करता है। ये तो वर्बल डिस्क्रिप्शन हुआ, लेकिन कैसे होता है कि जब म्यूज़िक कंपोज़र धुन बनाता है, वो रहता है अंतरा और मुखड़ा रहता है, मुखड़ा और अंतरा। तो उसमें जो काबिलियत है वो अरेंजमेंट से आती है। मतलब गाना का जो उसको सिनेमैटिक लेवल पे लेके जाना, वहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रेशन करना, जैसे सिचुएशन है वैसे ये करना, रिदम के वैसे क्लाइमैक्स पे लेके जाना, कहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक के बाद में पिकअप आता है। तो दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। और गाने का मूड क्या है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करेगा, गाने का टेम्पर क्या है, तो वो सब म्यूज़िक एक बेहतरीन म्यूज़िक अरेंजर कर सकता है। और ये भी मैं कह दूं कि अगर अरेंजमेंट अगर सही नहीं है तो सही गाना भी गलत लगता है। ऐसे काफ़ी बार ऐसे हुआ भी है, यू नो। सो बहुत ही बड़े मायने रखते हैं अरेंजर के। जी, जैसे दाल में नमक ज़्यादा पड़ जाए तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है, कुछ ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजर को आप संगीतकार का मानो एक सुनार कह सकते हैं, जो उसमें निखार लाता है किसी गीत में और उसके स्पर्श से सुंदरता और बढ़ ही जाती है। तो जब आप बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की और ये कह रहे हैं कि अरेंजर मानो उसको एक अलग स्तर पर लेके जाता है किसी गीत को, तो क्या पार्टी जी की म्यूजिक अरेंजमेंट की कोई खासियत बता सकते हैं किसी गाने का मानो उदाहरण देके, कि उन्होंने उसमें ऐसा क्या किया जिससे वो काफ़ी वास्तविक और सजीव लगने लगा, सहज लगने लगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक फिल्म सिनेमैटिक सिचुएशन के ऊपर रहती है, तो वैसे एक अरेंजर उसकी खूबी ये रहती है कि वो जो सिनेमैटिक विजन है वो उसकी अरेंजमेंट से वो दे सकता है। अभी मसलन के जैसे एक गाना था, वेरी फेमस सॉन्ग फ्रॉम सच्चा झूठा जी, मेरी प्यारी बहनियाँ जी। तो उसमें पिताजी को लाइव फील चाहिए था, जैसे कि शादी का जो ब्रास बैंड बजे तो वो ऐसे नहीं बजे कि जो स्टूडियो वाले म्यूजिशियंस जो एकदम पॉलिश स्टाइल से बजाते हैं, जो सीखे हुए एकदम परा, उनका सुर एकदम सही रहता है, टेम्पो सही रहता है, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता है। बिकॉज जो आप स्ट्रीट बैंड्स उसका एक फ्लेवर रहता है, रॉ फ्लेवर, रॉ उसका जो कलर रहता है, मिट्टी की खुशबू। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो आने के लिए पार्टीज जी ने उस गाने में लाइव जो वेडिंग का जो शादी का जो बाराती का जो बैंड है उसको बुला के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया ये गाना। और इतनी दिक्कतें आई, मैंने बचपन में भी सुना है कि वो जो म्यूजिशियंस थे उनको वैसे टेम्पो का वैसा कुछ उनको मालूम ही नहीं कैसे, तो वो कैसे ग्रूम किया, कितने घंटे गए और तब वो पूरी बात आई। और आप भी आज गाना सुनोगे तो वो पूरा आग भी बंद कर लेंगे तो वो पूरा स्ट्रीट का एक पूरा एक रियलिज्म आ जाता है। बिल्कुल। दिस इज़ ड्यू टू द ऑल द अरेंजमेंट बेसिकली, कैसे अरेंजर उसको सजाया, कितना रियलिज्म दिया है उसने उसके। तो दिस इज़ मैं चाहूँगा वो गाना भी आगा पेश बिल्कुल करें। बिल्कुल। और आज भी मेरे ख्याल से कोई भी बारात जब निकल रही होती है, ये गाना तो बजता ही है और लोग झूमते हैं, गाते हैं साथ साथ। तो ये एक सदाबहार गीत है और बारातियों का फेवरेट।
अच्छा, ये बताइए तुषार जी कि जय जी ने अंदाज़न कितनी फिल्मों में अपना अमूल्य योगदान दिया है एक अरेंजर के नाते, और किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उनका ज़्यादा योगदान रहा? हाँ, पिताजी ने तो सैकड़ों फिल्म्स के लिए डेफिनेटली किया है योगदान एज अ अरेंजर जी मेनली, जी। एंड एज अ कंपोजर ऑल्सो ही हैज़ डन फ्यू फिल्म्स। तो अरेंजर उन्होंने जैसे खास करके उन्होंने ज़्यादा कल्याण जी आनंद जी साहब के लिए की है, अच्छा। और उनके अलावा उषा खन्ना जी के लिए काफ़ी अरेंज किए उन्होंने गाने। सरदार मलिक साहब, जी हाँ, तो उनके लिए किए हैं। और वैसे मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोजर्स के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। इकबाल कुरैशी का शायद मैंने नाम लिया होगा, इकबाल जी जी कुरैशी साहब, उनके जी। लिए भी किया। यानी गुजरे ज़माने के जितने दिग्गज थे उन सब के साथ इन्होंने काम किया और उनके काम को और संवारा बिल्कुल। और उस लायक बनाया कि वो मानो एक हीरा बन जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा गीत आपको याद आ रहा है जहाँ पर पार्टे जी ने मानो कमाल ही कर दिया और आज भी उस अरेंजमेंट को लोग याद करते हैं? ओके अनीता जी, बेशक ऐसे काफ़ी गाने हैं। तो एक गाना मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है पल पल दिल के पास। वाह। तो उसका ये है कि उसकी जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो गाना, जो द वे द सॉन्ग ओपन्स अप जी इज़ ऑन अ 12 स्ट्रिंग गिटार। तो वो 12 स्ट्रिंग गिटार बजाई है हेमंत शिरोडकर साहब ने, जी एंड हु हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ हिट सॉन्ग्स फॉर कल्याण जी आनंद जी अंडर माय फादर्स अरेंजमेंट। और इतना ब्यूटीफुल उसका लिरिकल इंट्रोडक्शन है वो गाने का 12 स्ट्रिंग गिटार से। तो उससे क्या होता है कि अरेंजर को पहले ब्यूटी पता चलनी चाहिए कि क्या साज का कैसे ब्यूटी है, वो कैसे लाए उसको, हाउ द सॉन्ग ओपन्स अप, और ब्यूटीफुल उसके पीसेस है, उसकी अरेंजमेंट कैसे है। और फिर अंतरा में जाके जो पल पल दिल के पास है, उसके जो एक्सेंट्स आते हैं, ला 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 टन 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 टन, ला 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 चन 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 चन, ये जो एक्सेंट्स है चन 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 चन, ये वॉयलेंस में दिए हैं उन्होंने। अच्छा। और वैसे कॉर्ड्स चेंज हो रहे हैं, मेजर कॉर्ड आ रहा है, सेवेंथ कॉर्ड आ रहा है, डोमिनेंट सेवन, मेजर सेवेंथ कॉर्ड आ रहा है, यू नो। तो ऑल डिफरेंट कॉर्ड्स शेड्स आर देयर, तो इट्स अ वेरी कलरफुल रोमांटिक अरेंजमेंट. So this is one of amongst my favorite songs of Parteji, arranged by Parteji, and loved by all over the world, you know. So and sung by immortal Kishoda. जी So and as a tribute to Dharmendra Saab, also we can play this song, you know. ज़रूर ज़रूर। So we could do यानी that. शायद ही कोई प्रेमी होगा जो इस गीत से प्यार नहीं करता होगा, एक सदाबहार रोमांटिक नगमा। आपके पिताजी ने म्यूज़िक कंपोज भी किया है स्वतंत्र रूप से, यानी एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के नाते। तो उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे प्लीज़? जी बिल्कुल। ज़्यादातर पिताजी की जो उन्होंने जो काम किया वो ज़्यादा करके अरेंजर का किया, बिकॉज ही वॉज सो बिजी डूइंग अरेंजमेंट फॉर द ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स। और वो वक्त ऐसे था 60s 70s का कि एक गाना सुबह हो रहा है, बाद में शाम को दूसरा गाना हो रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर बाद में सिटिंग होती थी दूसरे फिल्म के दूसरे गाने की। तो इट वाज सुपर बिजी टाइम फॉर एवरीवन। और कमाल की बात है कि उस टाइम जो काम हुआ है वो इतना इंट्रिकेट और इतना डिटेलिंग का काम हुआ है, इसके लिए आज भी वो गाने बज रहे हैं। So you can imagine the genius of all these legends who बिल्कुल। have been associated with this thing, Parteji, music composers, you know, the lyricist, everyone. So वो एक टीम थी, तो वो वैसे था। और इंडिपेंडेंट फिल्म्स उन्होंने मंगलसूत्र करके मराठी फिल्म है जी वो की। और उसका आ, ऐसा है कि लता जी के फेवरेट मराठी गानों में से ये गाना है, अच्छा माझी न मीरा हिले. अच्छा। So that is a song which is composed by my father, lyrics by शांता शेल्के जी, वो एक है। और फिर हिंदी फिल्म में भगवान परशुराम करके फिल्म थी, तो उसका संगीत पिताजी ने दिया था। उसका एक गाना आशा जी ने गाया है, मेरे मन के मार सरोवर में।
और वो आधारित है मियाँ मल्हार राग के ऊपर। और इस गाने के लिए आशा जी को मियाँ तानसेन अवार्ड मिला जी। और मेरे पिताजी को स्वामी हरिदास अवार्ड मिला। क्या बात है। यस। और राज कपूर जी के हस्ते। तो ये भी एक अच्छी बात हुई कि पृथ्वीराज कपूर जी ने हमको यहाँ पर जी, सेटल किया स्थापित किया, और जी। राज कपूर जी के हस्ते ये अवार्ड मिला पिताजी को। जी। तो दैट इज़ ऑल्सो सोने पे सुहागा क्या होगी, बात है। वैसी जी बात थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई ऐसा गीत जो आप सुनवाना चाहेंगे जो आपके पिताजी ने एक म्यूजिक कंपोजर के नाते कंपोज किया हो? पुतली बाई करके एक फिल्म थी, उसके गाने काफ़ी मशहूर हुए थे। खासकर एक कव्वाली थी जो एकदम सुपर हिट हुई थी, कैसे बेशर्म आशिक है ये आज के। तो मैं चाहूँगा कि वो गाना हम लोग अगर श्रोताओं को सुनाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। जी। वो गाना म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे पिताजी थे, फिल्म वॉज पुतली बाई और लिरिक्स थे अनजान साहब के। अच्छा, उसमें कुछ अरेंजमेंट, क्योंकि कव्वाली का अरेंजमेंट तो बिल्कुल अलग ही होता है, मतलब हर गीत का अपना एक जायका होता है और कव्वाली में तो न जाने कितनी आवाज़ें और एक अलग उसका फ्लेवर होता है, तो बिल्कुल उसमें भी उन्होंने काफ़ी अलग तरह से मेहनत की होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये जो गाना अभी भी आज मैं सुनता हूँ तो इतना लाइवनेस है, जैसे हर कव्वाली में, अच्छी कव्वाली में रहता है, जी लाइवनेस बहुत ही ज़्यादा रहता है जी कव्वाली का। जी। मतलब ऐसा रहता है कि ये ऑन द मोमेंट हो रहा है, ये एक फील आता है कव्वाली का ऑलवेज, बिकॉज इट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड सॉन्ग, इट बिल्कुल इज़ नॉट अ सिचुएशनल सॉन्ग। बिल्कुल कव्वाली इज़ बिल्कुल। ऑलवेज, तो वो कलर दिया है ऑलवेज। तो कव्वाली का बहुत आज भी आप सुनेंगे, ये गाना सुनवाएंगे तो बहुत लाइव कलर आता है। और उसमें जो बैंजो और रबाब का जो पीस है ये गाने में, वो बहुत ही प्यारा है। तो उसमें अलग ही उसकी शैली है। ठीक है। तो तुषार जी, जब आप बात कर रहे थे कि बहुत बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे आपके पिताजी, और तो घर पर किस तरह का माहौल रहता था? क्या घर पर भी यही होता था या काम सिर्फ स्टूडियो और रिकॉर्डिंग की जगह पे और घर पे वक्त देते थे? किस तरह का माहौल रहता था घर घर पर? हाँ, घर पर, मेरे घर पे तो संगीतमय ही माहौल था, जी क्योंकि मेरी माँ को भी संगीत प्यारा है, मीना उनका नाम है। अच्छा। तो वो भी मतलब वेरी एनकरेजिंग, मतलब बहुत ही मुझे प्रोत्साहन दिया जो हर माँ देती है। जी। सो वो है। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी, तो वो शी वॉज अ म्यूजिशियन हर सेल्फ अच्छा। फॉर द क्वीन ऑफ कोल्हापुर। वाह। सो शी वॉज अ सितार प्लेयर। तो वैसे मतलब म्यूज़िक का ही था हमारा पूरा। और घर में भी जैसे आपने पूछा, माहौल वैसे ही था म्यूज़िक का ऑलवेज। पिताजी घर पे आते थे तो हारमोनियम के ऊपर ही यूज्ड टू कंपोज द पीसेस विच आई नो नाउ, ये गाने का अरेंजमेंट ये था। जी। तो आई वॉज द फर्स्ट, यू कैन से, लिसनर, यानी इतिहास बनते आपने देखा है और उसे पहली बिल्कुल बार आपने ही सुना फिर। बिल्कुल। जी। तो आप शायद उनके साथ जाते भी होंगे रिकॉर्डिंग्स हाँ के लिए, और आपने कुछ कभी देखा किसी गायक को गाते हुए, या स्टूडियो का किस तरह का माहौल रहता था? हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, बस आपको क्या बताऊं कि ये जो स्कूल था, मेरी फर्स्ट स्कूल तो मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ है और दूसरी स्कूल है जहाँ पर मैं यूनिफॉर्म पहन के जाता था। तो वो वैसे था हमारा आपको कुछ, ज्यादा प्यारा कौन सा था? वो नॉन यूनिफॉर्म वाला। वो जाहिर है। हाँ। जी तो वो कल्चर ही रहा है। काफ़ी रिकॉर्डिंग्स तो बचपन में इतने ये देखे हैं, महसूस किए हैं। और भाग्य कहिए क्या, जो सिंगर्स जो है, किशोरदा, आशा जी, लता जी, मन्ना डे, तलत महमूद साहब, महेंद्र कपूर साहब और मतलब मुकेश जी, तो उनको काफ़ी बार मैंने सुना है लाइव। वाह। और मतलब बातें भी हुई है, क्या बात है। किशोरदा के साथ बात हुई है। अच्छा। व्हेन ड्यूरिंग पिताजी वो गाना कर रहे थे पुतली बाई का, जी तो 2 या 3 गाने किशोर दा ने गाया आशा जी के साथ। तब जस्ट हेलो किशोर अंकल, आई स्टिल रिमेंबर, एंड ही वाज जस्ट स्माइलिंग। तो अभी भी मुझे वो पल याद है, अच्छा। गोल्डन मोमेंट्स, एब्सोल्युटली। जी आशा जी, किशोर दा, लता जी, जी। तो वो मैंने अनुभव किया है लाइफ में।
और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं स्टूडियो में जाया करता था तो जितने ये लेजेंडरी सिंगर्स हैं उतने ही लेजेंडरी ये म्यूजिशियंस हैं, क्योंकि यू कांट इमेजिन जो वो हॉल था, फिल्म सेंटर में जाया करता था, फेमस तारदेव स्टूडियो, आइकॉनिक स्टूडियोज़ दीज आर बिल्कुल महबूब में, जी। बॉम्बे लैब। सो वहाँ पर जो माहौल था, जो बज रहा था, यू कांट इमेजिन। गाना मतलब रिहर्सल भी कर रहे हैं, वो भी खूबसूरत लग रही है, वैसे होता था, यू नो, विद द लाइव वायलेंस, द फाइनेस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस। व्हेन पार्टी वॉज अरेंजिंग ऑन द संतूर वॉज पंडित शिव कुमार शर्मा जी। वाह, कौन सा गीत होगा ये? कितने गाने अभी ये गाना आप सुनिए, अभी आप पूछ रहे हैं तो मुझे जहन में बाद में याद आएगा, लेकिन अभी मैं इस वक्त ये कर सकता हूँ, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले। अच्छा, जॉनी मेरा जॉनी नाम का मेरा नाम, गाना, जी उसमें संतूर कापूस आप सुन लीजिए, जी। ब्यूटीफुल पीसेस आर देयर, तो प्लेड बाय शिव जी। और बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया साहब वो थे, और ड्रम्स फ्रैंको वाज, वेंसी, पियानो पे माइक मैचाडो, केरसी लॉर्ड ऑन द, वाह, बजी लॉर्ड ऑन द। तो ये सब अंकल और मुझे मतलब काफ़ी प्यार करते थे, पार्टिसन पार्टिसन, यू नो, तो बहुत लाडला था मैं, यू नो। जी सो और अरेंजर की बहुत ही अहमियत रहती थी। अरेंजर वाज ऑलवेज द स्टार ऑफ दैट, मतलब जी। अरेंजर वाज अ वेरी बिग दिस थिंग। तो म्यूजिशियंस भी जब अरेंजर आता तो क्वाइट रहते थे, दे वर अच्छा, वेरी अटेंटिव ऑल्सो, ओके, मतलब रिस्पेक्ट एंड द प्रोफेशनलिज्म, ये बात। और मैंने ये भी देखा कि अभी समझो एक बड़ा हॉल है, फिल्म सेंटर, मानिए एक गाने का रिकॉर्डिंग रिहर्सल चल रही है, तो अभी कैसे है कि जो गाने का जो एक स्ट्रोक सेक्शन रहेगा ना, बैंजो, जी मैंडोलिन वगैरह एक सेक्शन रहता है, तो उनके पीस अरेंजर देते थे, डैडी देते थे, असिस्टेंट उनको देते थे, ये पार्टी साहब ने दिया ये कर। तो वो जब सेट करते थे, उनका टेम्पो मतलब सुर अलग है, लेकिन उसके बाजू में वॉयलिन्स वाले रिहर्सल कर ले, तो मतलब उनका जो फोकस था म्यूजिशियन का इतना बेहतरीन और इतना परफेक्ट था कि इवन जो दूसरी जो सेक्शन है वो कुछ अलग बजा रहा हो, भला गाना सेम हो, बट द फ्रेजेस आर डिफरेंट, सो दे हैव टू प्रैक्टिस दैट। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया और वो काफ़ी मुझ में आया है। तो फोकस, यू नो, नॉट टू बी गेट डिस्टर्ब्ड बाय, नॉट डिस्टर्ब्ड इन नॉट दैट सेंस, बट जो फोकस है, जो अपना पीस है, उस पे ऊपर पूरा फोकस करके यू हैव टू डिलीवर एट दैट टाइम। और वो वक्त ऐसे था कि वहाँ पर कोई अंडू नहीं था, मतलब जैसे कंप्यूटर में बोलते हैं, बिल्कुल, तो आज का बिकॉज ज़माना बिल्कुल अलग और पहले यस, का जो रिकॉर्डिंग हुआ करता था बिल्कुल अलग। सो अंडू नहीं था, इसलिए दे डिड इट, दे डू, यू नो, जी तो उन्होंने वो कर सके, वो यू नो दैट वे इट इज़। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया। और म्यूजिशियंस का कैसे बजाना, ब्रास का जब आता था, मतलब it was like a thundering this thing when imagine 5 trumpets are playing with 3 trombones and tuba and the saxophones at one section. There are a lot of songs के आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वो प्ले करने के लिए वन बाय वन, जैसे बिल्कुल कि एक खूबी आ जाए अरेंजमेंट की और गाने की पूरी, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल तो वो कैसे लार्जर देन लाइफ जो साउंड है वो कैसे दिया है अरेंजमेंट में, जी। वैसे। तो ये भी यहाँ पर मेरे मन में सवाल उठ रहा है, जब आप अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या घर पर वो अलग रहते थे और वहाँ स्टूडियो में जाते ही मतलब बदल जाते थे, या एक जैसा व्यवहार रहता था, मानो काम है तो मैं काम पे ही फोकस, उनका क्या रवैया अलग रहता था, दो अलग इंसान आपको नजर आते थे, या कैसा एक ही व्यवहार रहता था? व्यवहार तो उनका जो स्वभाव था वो थोड़े शांत थे, बट ही वॉज वेरी ह्यूमरस। अच्छा, हाँ, मतलब जोक्स एंड वेरी गुड गुड ह्यूमर, यू नो, बहुत ही लाइट मूड, हंसते हुए, वैसे एक उनका ये था नेचर। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज नेचर, एंड टू अ सर्टन एक्सटेंट इट्स कम टू मी एंड माई चिल्ड्रन ऑल्सो। वो है, हम लोग चीज़ें लाइटली भी लेते हैं, अननेसेसरी इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट सीरियसली इन लाइफ, यू नो। जी तो वो भी एक इट्स अ की टू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइफ, जी वो करता है। तो वो ह्यूमर, लाइट हार्टेडनेस, फोकस, एंड वो मैंने देखा। और स्टूडियो में भी व्यवहार वैसे ही था, लेकिन कभी स्ट्रिक्ट था तो ही वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट। अगर फ्रेज नहीं बज रही है, नहीं आ रही है म्यूजिशियन की उनकी तरफ, he was very adamant on getting what he imagined from that musician,
एट दैट टाइम, बिकॉज उनकी जिम्मेदारी ये थी कि जब वो कर रहे हैं तो जो सिंगर आ रही है, किशोर दा आ रहे हैं, रफ़ी साहब आ रहे हैं, तो उनके पहले उनका फुल सेट होना चाहिए विद ऑल द म्यूजिशियंस अंडर हिम। तो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम था, बिकॉज जब वो आते थे सिंगर्स तो उनको फुल पिक्चर चाहिए अरेंज, मतलब जो रिहर्सल्स करते थे। जी। तो एवरीवन शुड बी रेडी, द वायलिन सेक्शन, द गिटार सेक्शन, द वाइब्रोफोन, द पियानो, टिम्पनी रहती थी तब, द ड्रम सेक्शन, ढोलक, तबला, यू नो, डबल बेस, बेस गिटार, गिटार्स अगर रहती थे तो ब्रास सेक्शन, और अगर कुछ गाना इंडियन टाइप हो जैसे प्यारे बहनियाँ तो वो टूटी सेक्शन रहता था, उसको हम वुड विंड्स बोलते हैं। ओके। वुड विंड्स मतलब क्लैरिनेट्स आ गए, जी। बांसुरी, फ्लूट्स आ गए, भले वेस्टर्न फ्लूट, इंडियन फ्लूट, और ओबो, कोरैंगल, वैसे कॉन्ट्राबसून, वैसे वैसे ये एक, तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ये थे। और कितने टेक्स हुआ करते होंगे अंदाजन? हाँ, टेक्स कोई कोई गाने में जो एवरग्रीन गाने हैं, मतलब ऑल द सॉन्ग्स मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये ऐसा कोई फिक्स नहीं कि ज़्यादा ही टेक हुए थे। कुछ कुछ गाने ऐसे एक दो टेक में भी ओके बन हुए, जाते वो आज भी एवरग्रीन है। जी। सो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स इवन विच वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर। कभी क्या होता है कि एक इतना बड़ा गाना, इतने म्यूजिशियंस जुड़े हुए हैं, वो ऐसे नहीं था कि एक जैसे बैंड हो, चार पांच म्यूजिशियंस साथ में बजा रहे हो, यू नो, जी। तो वैसे नहीं था। इट वाज लाइक ह्यूज ऑर्केस्ट्रा ऑफ 40, 50, 60, 75, सो इट वाज लाइक दैट। तो जाहिर सी बात है कि कभी कुछ हो भी सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और ऐसे भी हुआ है कि काफ़ी गानों में इट मे नॉट बी द परफेक्ट टेक, बट इट वर्क लाइक अ charm because the feel was there. जी। Sometimes in music the technical perfection sometimes takes a back seat. बिल्कुल। That's what I also believe. तो the emotion, तो वो अगर मिल जाए तो बस जी। वो टेक ओके है। वो जी। टेक सबको पसंद आता है, अरेंजर को, और जो वो जिसके लिए काम कर रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को, और प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, तो जी। वैसी बात रहती वो स्पॉन्टेनिटी, सहजता जो बिल्कुल। आती है, तो उसके बाद शायद फिर से टेक करने की उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती बिल्कुल होगी। बिल्कुल, या तो ये मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर कि आपके पिताजी का प्रिय साज कौन सा था? किस साज से उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार था? सास तो सब प्यारे थे उनको, इवन द रिदम इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू लव, एंड ही वाज ज़्यादा वो इंक्लिनेशन था उनको पियानो और हारमोनियम के ऊपर। तो हारमोनियम एंड पियानो यू कैन से, एंड जो उन्होंने अरेंजमेंट की वो ज़्यादातर पियानो और हारमोनियम के ऊपर की। अच्छा। एंड वी यूज्ड टू हैव लाइक फुट बेलो हारमोनियम बोलते थे, वो बड़ी रहती थी, जी। तो वो बैठ के भी बजा सकते थे वैसे। तो वो हमारे पास थी, और अलग अलग हारमोनियम्स थी, और पियानो पे भी वो ही व्हेन ही यूज्ड टू गो टू द स्टूडियो, earlier he used to go and he used to compose music on the piano. So वो था। और हारमोनियम पे उनकी शैली ऐसी थी कि अलग ही पहचान थी, बिकॉज जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब ने जैसे उनको सुना, तो यू कैन इमेजिन द फिनेस व्हाट ही हैड while playing the हारमोनियम, जैसे हम उसको पेटी बोलते हैं, हारमोनियम बोलते हैं वैसे। तो वो उनका प्लेइंग और उसका बेलो कंट्रोल, वो एक मैजिकल था। मतलब बेलो कंट्रोल के ऊपर काफ़ी ये रहता है उसकी नज़ाकत जी। हारमोनियम की। ऐसा नहीं कि एक पूरा बेलो दे दिया तो आ जाएगा, वैसे नहीं रहता वो। हर एक का उसकी वेटेज क्या है म्यूज़िक की, उसकी फ्रेज़ क्या है, तो वो हिसाब से वो चलन से, मतलब वो बहुत ही प्यारा वो करते थे हारमोनियम। और काफ़ी अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी उनको चाहते थे। अच्छा। जैसे सरदार मलिक साहब, उनके लिए भी उन्होंने कुछ गाने बजाए बाकायदा एज अ हारमोनियम। अच्छा। ही हैड अरेंज फॉर सरदार मलिक साहब ऑल्सो। और लक्ष्मी जी, प्यारे भाई, ही यूज्ड टू लव देम, पाटे जी, दे यूज्ड टू लव हिम। और प्यार से जब प्यारे भाई उनको बुलाते थे हारमोनियम बजाने के लिए गाने में, उनके एलपी के गाने में। जी। और ऐसे कुछ गाने हैं जब डैडी जाते थे
तब उनकी एंट्री होती तो प्यारे भाई प्यार से पुकारते थे, कॉर्ड्स के बादशाह आ गए। तो ये मैं उनके जी उनके ही म्यूजिशियंस से सुना हूँ, जी पार्टी जी के बारे में इतनी इज्जत थी उनकी। तो वो है। और मैं चाहूँगा कि एक गाना एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए डैडी ने बजाया जी ऑन द हारमोनियम। तो वो गाना अगर आप कर सके, वो है क्रांति फिल्म सॉन्ग का, और चना चोर गरम बाबू, वो गाना है जी जो डुएट गाना है विद लता जी, नितिन मुकेश, किशोर दा एंड आई बिलीव अलग अलग सिंगर्स भी हैं उनके साथ जुड़े हुए। जी तो वो गाना, उसमें जो गाने का जो पीस है, हारमोनियम पीस, पार्टी जी हैज़ प्लेड इन ए ओन ओके स्टाइल, यस, अच्छा विच प्यारे साहब हैज़ कंपोज्ड, एंड उनको वो बोलते थे आपके स्टाइल से आप बजाइए। तो वो एक, यानी उनकी अलग पहचान थी, उनकी बिल्कुल, शैली बिल्कुल एक जम चुकी थी, और वो शैली के लिए ही उनको मतलब चाहते थे, बुलाया क्योंकि जाता उनकी शैली आ जाए वो गाने में, जी ऐसे रहता था। जी। यस, क्रांति के जिस गीत का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअली एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस में हारमोनियम को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही। तो बड़ा ही सटीक यंत्र है ये, वाद्य यंत्र जिसका इस्तेमाल हुआ है। अब हम थोड़ा सा रुख करते हैं आपके गुरु की ओर, क्योंकि अभी हमने बात की, अब तक हमारी बात चली जय जी के बारे में, यानी आपके पिताजी के बारे में। और जैसे हमारी संस्कृति में तो गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है, बिल्कुल। तो आज मेरे ख्याल से दिलीप नायक जी जो एक लिविंग लेजेंड है, उनके शिष्य आप हैं, तो ये आपके लिए भी फक्र की बात है। और मेरा ख्याल है कि आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं, आपको देखकर वो भी बड़े खुश होते होंगे। प्रसन्न है वो। तो ज़रा उनके बारे में बताइए, ये बताइए कि आप उनसे कब मिले और कैसे आपने उनसे सीखा। बिल्कुल। अम, जो गाने मैं बचपन से सुनते आया हूँ, जिस पे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, फिदा है हम, जी वो मतलब वो सिंगर्स के ऊपर भी, म्यूज़िक के ऊपर भी, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन, जो गिटार, तो वो भी आइकॉनिक प्लेइंग बचपन से। आई वॉज फैसिनेटेड बाय दिलीप सर्स प्लेइंग। बार बार देखो में उनका जो पीस है वो। फिर आप वो भी देखिए, आजा आजा, वो जो आइकॉनिक पीस है बिल्कुल गिटार का। और जान पहचान हो, वो ऐसे गाने, उसमें अलग स्टाइल से गिटार बजाई। कहने का मतलब पहले से, इवन व्हेन आई वाज रिदम प्लेयर, मेरी शुरुआत हुई बचपन से एज ए रिदमिस्ट। सो कुछ मैं शायद 6-7 साल का था तब फर्स्ट परफॉर्मेंस ढोलक पे मैंने दी थी, इन्हीं लोगों ने वो गीत के ऊपर, अच्छा तो उस गाने का जो लाइव बजाया था। तो एज ए, इवन व्हेन आई वाज प्लेइंग रिदम, आई वाज फैसिनेटेड बाय द गिटार्स ऑफ दिलीप सर। एंड सो ऐसे हुआ कि जो मेरे पिताजी के जो कलीग्स थे, अदर म्यूजिशियंस, अदर ग्रेट म्यूजिशियंस, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि मैं कैसे हूँ, उनका एकलौता बेटा हूँ मैं। जी तो उन्होंने बोला कि एक रिदम कर रहे हो, अच्छी बात है तुषार, लेकिन इफ़ यू अगर मेलोडी का कोई इंस्ट्रूमेंट तुम सीखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज़ वो अरेंजमेंट की जो लेगेसी है, तुम आगे वो ये चला सकते हो उसको। जी तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने भी वो मतलब सीरियसली ले लिया। कभी बचपन में लेते नहीं है, लेकिन तब हुआ कुछ तो देन आई वाज फैसिनेटेड ऑफ कोर्स फ्रॉम द गिटार फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन फिर ऐसा था, मेरा दोस्त था समीर करके, फतर अच्छा फेकर, ही इज़ नाउ डूइंग हिज ओन म्यूज़िक एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो वो गिटार, ही वाज स्टार्टेड लर्निंग गिटार। ओके तो ऐसा होता है ना, दोस्त है, चलो वो बिल्कुल, भी, तो चलो यार मैं भी सीख लेता हूँ, वैसे यानी यारी दोस्ती में या यारी दोस्ती में ओके ऐसा भी था। और एक वन बिग रीज़न वाज देयर कि एक बड़े ही तुम्बा प्लेयर थे, मनिया बर्वे करके, मनोहर बर्वे, अच्छा फैंटास्टिक तुम्बा प्लेयर, उनके जैसा हाथ नहीं है तुम्बा का। तो वो ही इज़ नो मोर, बट उन्होंने मुझे बोला खास करके कि तुम खास करके, ही इंसिस्टेड कि
कि तुषार नहीं, तुमको मेलोडी इंस्ट्रूमेंट लेना ही है तुमको, यू सी दैट। तो वो भी इंसिस्टेंस के ऊपर देन आई स्टार्टेड लाइक थिंकिंग अबाउट गिटार। और वो देन समीर तो मैंने एक्चुअली गिटार की शुरुआत की, मेरे फर्स्ट गुरु थे लोबो सर करके। अच्छा। उनसे मैंने मतलब जो एकेडमिक्स ऑफ द एटिकेट्स ऑफ द गिटार उन्होंने जी। सिखाई। एकेडमिक्स से ज़्यादा एटिकेट्स, तो वो क्या रहता है कि एक मोर देन हाउ टू प्ले, इट इज़ ही ऑल्सो टॉट मी हाउ नॉट टू प्ले, दैट्स ये भी ऑल्सो। ज़रूरी है, हाँ, बिल्कुल। तो दैट ऑल्सो, उससे क्या होता है कि और फोकस हो जाता है आदमी की, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं बजाना है, ऐसे नहीं होल्ड करना है, ऐसे नहीं प्लेक्ट्रम ये करना है, ऑल दोज थिंग्स। So I learned that kind of thing from Lobo sir. He used to love me, and then I learned from D Wood. He's an American teacher, very advanced. अच्छा। So I learned from D Wood also. कहाँ, भारत में ही या? Bharat mein hi. He used to he was settled at that time over here. And then Samir मुझे लेके गया दिलीप सर से, because he was learning from दिलीप सर। अच्छा। तो वैसे एक शुरू हो गया, देन दिलीप सर कॉल्ड मी, और वैसे फिर देन आई टुक हिज ग्रूमिंग। और जो जो उन्होंने बोला वो मैं आई टुक इट टू माई लाइफ, लाइक वॉट एवर, इवन ही वुड से वन वर्ड, आई न्यू वॉट दैट वर्ड वॉज व्हेन ही टोल्ड मी कि तुषार राउंड टोन चाहिए। तो राउंड टोन का मतलब जिस हर एक का परसेप्शन अलग रहता है, कि वो कोई बोलेगा थोड़ा वो HF कम कर देना, ट्रेबल कम कर देना, राउंड हो गया। बट लेकिन उनको क्या बोलना था, हाउ शुड आई एग्जीक्यूट दैट विद द प्लेक्ट्रम, विद द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। I could understand what he is trying to teach me. So वो ग्रूमिंग था। और दिलीप सर ने ये भी एनविजन ब्रॉड किया, क्योंकि जब मैं उनसे सीखता था, जाता था उनके पास, तो गिटार के बारे में तो बात होती थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसे है कि ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द ब्रास अरेंजमेंट्स ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो एज अ म्यूजिशियन इट मेड मी अ रिचर, जी। वो है। और ही मेड मी अवेयर ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि यूजुअली ने तो क्या 6 स्ट्रिंग गिटार रहती है, लेकिन उसमें भी जैसे अलग अलग गिटार्स है। नायलॉन स्ट्रिंग गिटार है, 12 स्ट्रिंग गिटार है, देन एक्ूस्टिक गिटार है, स्टील स्ट्रिंग, और उसमें भी अलग रहती है एक्ोस्टिक इलेक्ट्रिक गिटार है, वैसे अलग। और एक है सॉलिड बॉडी इलेक्ट्रिक गिटार, देन एक आर्क टॉप गिटार रहती है, जैज़ गिटार। तो अलग अलग गिटार्स है, भले ट्यूनिंग सेम है लेकिन उसकी शैलियाँ अलग है, उसकी प्लेइंग, उसका रेंडरिंग अलग है। तो वो प्लेयर को इट इज़ हिज म्यूजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द थिंग्स ऑन द टेबल, ऑन द जी। सॉन्ग। जी। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी आपसे कि दिलीप नायक जी का वो कौन सा गीत है जो आपको याद आ रहा है, जो आपके दिल के बेहद करीब है? गुरुजी दिलीप जी के जो गिटार पीसेस है वो तो काफ़ी गाने हैं। अगर एक चुनना है तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं एक इसके लिए चुनूँगा क्योंकि ये जो उनकी शैली है, वो शैली के ऊपर मैंने कुछ गाना बनाया और उसका पीस भी मैंने वैसे बनाया है। तो वो उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन जी। वो जो गाना है जो दिलीप सर ने बजाया जी। है, वो एवरग्रीन सॉन्ग, पिक्चराइज्ड ऑन शम्मी कपूर साहब, बार बार देखो हज़ार बार देखो, उसका आइकॉनिक गिटार पीस। मैं चाहूँगा कि वो गाना हमारे श्रोता सुने और उसका लुत्फ़ उठाए कि गिटार प्लेइंग में कैसे एटीट्यूड दिया है और कैसे उसकी मुश्किल था, जो नॉटीनेस लाया है, उसका बिल्कुल। बेंडिंग किया है उसमें, तो वो उसका जो शम्मी कपूर का जो स्विंग है, उसका जो मोमेंट है, एल्विस प्रेस्ली स्टाइल, जी। तो उसको और चार चांद लगाया है वो गिटार ने। तो तुषार जी, जब आप बात कर रहे थे कि आपके पिताजी का जो प्रिय यंत्र, वाद्य यंत्र हारमोनियम है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उनके हाथ में आप कह रहे थे कि कुछ अलग सा ही जादू था जब वो बजाते थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। बिल्कुल। तो वो पिताजी जब हारमोनियम बजाते थे तो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था, ओनली विद द हारमोनियम ऑल्सो। और मैंने ऐसा भी किस्सा उनका सुना है कि
एक मैं दुबई में शो बजा रहा था, आशा जी और पंचम दा का। अच्छा। और वो शो के बाद में मुझे कोई जमील शेख करके है, वो मुझे मिलने आए और उन्होंने पूछा तुम पार्टी जी के बेटे हो? बोला हाँ। तो तब उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्होंने ऐसी एक्सपीरियंस किया है मेरे पिताजी का प्लेइंग, कि जो हारमोनियम पे वो दोनों हाथ से बजा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से अलग गाना पूरा अलग टेम्पो का, एंड राइट हैंड से अलग गाना अलग टेम्पो का। क्या बात है। मतलब इमेजिन लेफ्ट हैंड से अगर मदन मोहन साहब का गाना बजा रहे थे और राइट हैंड से शंकर जयकिशन का, जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ जी इट वाज। जी। और फिर वो जो दोस्त थे उनके फैंस भी, तो वो हमेशा उनको रिक्वेस्ट भी करते थे, लेकिन वो उनकी मतलब ऐसे काबिलियत वैसे नहीं होती कि एक आर्टिस्ट दोनों गाने बजा रहे और हम सुन पा रहे दोनों बराबर जा रहे कि नहीं। जी जी। तो वो तब क्या करते थे कि लेफ्ट हैंड के जो बजाए तो उनके करीब 2-3 रहते थे, वो ओनली फोकस करते थे वो बराबर जा रहा है कि नहीं, एंड राइट हैंड वाला जो गाना अलग है तो वैसे फोकस करते थे। और बाद में देन दे यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट एंड पार्टी, बिकॉज पार्टी इज पार्टी, इट वाज लाइक दैट। सो बिल्कुल बिल्कुल, सो वो भी किस्सा मैंने सुना है, एंड देयर आर म्यूजिशियंस हु हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, सो वो भी एक मैं सचमुच कोई दैवी शक्ति ही है, क्योंकि एक आम इंसान तो इस तरह से दोनों हाथों से दो अलग गीत अलग टेम्पो में बजाए, ये बहुत ही अनोखा लग रहा है। और एक गाना है लता जी ने गाया हुआ कि दूरी ना रहे कोई, इट्स फ्रॉम अ फिल्म कर्तव्य जी। पिक्चराइज्ड ऑन धर्मेंद्र एंड रेखा। सो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का गाना है, और प्यारे भाई ने डैडी को बुलाया था हारमोनियम के लिए। तब उन्होंने ऐसा कुछ बजाया है कि ऐसा लगे कि जैसे कि मींड आ रही है हारमोनियम में। अच्छा। इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेइंग। Okay. तो वो भी गाना एक जब दर्शक भी श्रोता वो जब सुनेंगे वो गाना, तो वो भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे कि जो एक लिमिटेशंस रहते हैं इंस्ट्रूमेंट की, वो अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है वो लिमिटेशंस रहती भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्लेयर, वो वैसे एक ये करता है, उसकी अदा उसकी रेंडिशन वैसे करता है। जी, संभावनाएं असीम होती है किसी भी यंत्र के साथ, शायद आपके पिताजी ने इस बात को साबित कर दिया। वाह, कहते हैं ना, अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, तो यहाँ पर तुषार जी वाकई में स्टूडियो में मानो एक अलग ही जादू पैदा कर रहे हैं। काश कि हमारे श्रोता देख पाते कि किस तरह के तार वो छेड़ रहे हैं आज। तो तुषार जी, अब तक हमने बात की आपके पिता के बारे में और आपके गुरु के बारे में, तो अब चलिए आपकी यादों को हम लोग टटोलते हैं, यानी आपके बचपन, और आपने किस तरह से गिटार सीखने के बाद स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया, और आपका सफ़र अब तक का कैसे रहा है। तो आपको कौन सा गीत याद आ रहा है जिस पे आपने गिटार बजाया है और आपके दिल के करीब है, और आपको लगता है कि वाह, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे अंदर से खुशी हो रही है? हाँ, वैसे तो
हर गाना मैं बजाता हूँ तो ऐसे ही लगता है। तो फैक्ट आई एम सेइंग। जी। तो अभी जो मैंने कुछ गिटार पीस सुनाया है, जी, जो ओपनिंग पीस। जी। या और उसके लिए मेरे साथ मेरी विस्लिंग एकम्पनिस्ट कांचन जाधव करके है। जी। उन्होंने बहुत अच्छी विसिल की है, अब जी। जो आपने सुनी। जी, बिल्कुल। तो वो एंड शी वाज प्लेइंग एग शेकर ऑल्सो, अ परकसिव इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो पीस था दैट वाज विच आई कंपोज्ड। उसका किस्सा अगर आप चाहे तो बोल बिल्कुल, देता हूँ। बताएं बताएं। एक दिन विशाल भारद्वाज ने फ़ोन किया, विशाल माय गुड फ्रेंड। तो फ़ोन करके बोला कि एक ही इज़ डूइंग अ सॉन्ग एंड ही वांट्स मी टू डू द गिटारिंग ऑन दैट, यू नो, द गिटार अरेंजमेंट काइंड ऑफ थिंग। Then we met sometimes. I used to go to his place, he used to come to my place. वो शायद घर पे आया था। तो तब बोला कि ये लता जी का गाना है, हरिहरन इज सिंगिंग, और he wanted the whole song written by गुलजार साहब to open up with my guitar. अच्छा। हाँ, तो मैंने मजाक में बोल दिया था, देखो तेरा टेंशन तूने मुझे दे दिया, यू नो, इट्स लाइक दैट. So it was that, and you know, the beauty about composers is like, you know, like Vishal, he explained to me how it was cinematic. So when he told me it was not about ये गाना है A minor में है, ये सुर है, काली दो. He talked about like a director how he was speaking. वो बोला कि तुषार ये गाना बीच के ऊपर है, यू नो, द हीरो एंड द हीरोइन एंड दे आर हैविंग. तो मुझे कुछ गिटार्स में ऐसा चाहिए कि जैसे वेव्स का कुछ मोमेंट हो, यू नो, कुछ ऐसी एक जो एक अदा रहती है ना वेव्स का, यू नो, अप एंड डाउन, वो एक है. तो वो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यू नो एक लाइव आपको जिस बोल दूँ कि कैसे ये होता है. जी, बिल्कुल। कि ये जो गाना है तो उसका देन द इंट्रो म्यूजिक आई कंपोज दिस गिटार पीस, जी। और it was a jazz kind of singing which I wanted, finger style. अच्छा। So I had told Vishal that I have composed this with a female singer who can do a scatting la 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 la, something like that. So then we had a singer who's done that on the guitars. तो गिटार की जो ये है फिंगर स्टाइल से, अब ये जो कॉर्ड है ये डिसोनेंस कॉर्ड है, मतलब ये बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना प्लेजेंट टू हियर नहीं है, बिकॉज उसमें सागा प वैसे नहीं, उसमें जो तीव्र स्वर है वो ज़्यादा है, और मतलब वो थोड़ा क्लैशिंग है इन अ वेरी नाइस वे ऑल्सो, बिकॉज इसमें कैसे ये कॉर्ड में ग शुद्ध और ग कोमल भी साथ में ही बजते हैं. तो वैसा है, बट आई वॉन्टेड टू यू बिकॉज कभी पानी स्प्लैश होता है ना, तो जब वो सरप्राइज थोड़ा रहता है ना, शॉक एंड सरप्राइज, लिटिल बिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. So that's what I wanted to give, and Vishal loved that. I didn't say that because he then noticed, he told me, what is that odd chord? I love that. Well, that's ये ऐसे. तो you know, तो वो एक है सरप्राइज एलिमेंट. नहीं तो क्या होता था, ऐसे होता था वो नॉर्मल मामूली जैसे हो ना. तो वो कलर कैसे सरप्राइज क्या है कि एक प्लेयर को हमेशा सरप्राइज करना है, तो एक तो पहले तो खुद को करना है, और बाद में फिर दुनिया सरप्राइज हो जाती है, वैसे हम समझते क्या हैं. बात है जी. तो और कोई गीत जिसके आप सुर छेड़ना चाहेंगे यहाँ गिटार पर, जो आपके दिल के करीब हैं और आप सुनवाना चाहें? बेशक. तो वो गाना है कोई मिल गया जी, और वो जतिन ललित म्यूजिक डायरेक्टर जी. सो वो गाने का किस्सा है, अगर आप बिल्कुल चाहे बिल्कुल, तो मैं हम सुनाऊं तो अपने सुनने के लिए ही बैठे हैं, और हमारे श्रोता भी यकीन मानिए ऐसे ही किस्सों पे फिदा रहते हैं. ओके. तो ये जब रिकॉर्डिंग हुई थी इस गाने की, कोई मिल गया, तो इट वाज इन अ स्टूडियो, फेमस स्टूडियो, आइकॉनिक स्टूडियो, वेस्टर्न आउटडोर. वो फाउंटेन में है, फाउंटेन एरिया में जी. और बहुत ही, और जो मुंबई में है, मैं मुंबई का हूँ, तो मुंबई की पार्किंग सबको मालूम है, और स्पेशली पार्किंग टाउन साइड एरिया
मतलब वहाँ मिल गया तो मतलब ऐसे ही लॉटरी मिल गई, यू नो, इट्स दैट वे। तो वो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम अंधेरी लोखंडवाला टू दैट फाउंटेन विद द गिटार्स। तो ये गाने के वक्त जब पार्किंग मिल गई तो आई वाज हैप्पी एंड एंटर्ड द स्टूडियो। बबलू दा द अरेंजर, अच्छा। ही टोल्ड मी, तुषार यू आर स्माइलिंग, व्हाट्स द रीजन? मैं बोला पार्किंग मिल गया। So it was that and that's how it started really। अच्छा। और फिर ये जो गाना है उसमें दो चीज़ें, कुछ किस्से ऐसे हुए कि जो मैंने अभी तक किसको बताए नहीं है। अच्छा। हाँ, तो छोटे हम मोटे खुश वो नसीब हैं कि हम मुसलमान पहली बार सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए। तो एक तो ऐसा था कि अ, एक जो गाना रहता है तो उसके साथ उसकी हारमोनी भी फ्लो होती है। जैसे एक गाना है ना वेस्टर्न में म्यूज़िक, बोले ए मेजर जी मेजर आता है, कभी डी मेजर आएगा। जी। तो ये जैसे गाना है फॉर एग्जांपल यू नो, या मुझको क्या हुआ है, दैट सॉन्ग इज देयर। जी। सो इट इज़ ला 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 ला, ये गाना है। तो उसमें ललित टोल्बी जहाँ पर एक गैप है मुखड़े में, वहाँ पर गिटार से कुछ समथिंग डू समथिंग वेरी एम्बेलिशिंग एंड वेरी एक्साइटिंग टू दैट। तो देन आई प्लेड दैट ला 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 ला। So that riff is like you know super famous. Everything about the song, like other songs, great song by Jatin Lalit and तो उसमें ऐसा था कि जब अरेंजर थे जो गाने का मुझे हारमोनी दिया था, तो मान लो कि गाना मसलन ए मेजर में है, ला 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 ला, वहाँ पर जी मेजर आता जी। है। तो जी मेजर पे कुछ भी कोई भी प्लेयर वर्ल्ड का बजाएगा वो जी मेजर का ही घराने का बजाएगा ना, वो तो ए मेजर में नहीं बजाएगा। But then I thought like I wanted to give that attitude to the song. Shah Rukh Khan is pictured as Shah Rukh Khan, so it was that, and I told like the arranger ke I want to play an A7th over there, but he was surprised that I mean he thought I was joking because like you know when G major is there everyone will play with G major like you know. तो but I was adamant, you know something कुछ ऐसा हुआ कि कभी होता ना कि यू आर नेचुरली इंसिस्टेंट एंड यू आर एडामेंट एंड एट द सेम टाइम यू रिस्पेक्ट योर अरेंजर हु सीनियर टू यू, बट यू ऑल्सो वांट टू मेक योर पॉइंट यू नो। तो बबलू दा बोल रहे थे नहीं तुषार क्या बात कर रहा है, यू नो जी मेजर में क्या हो रहा है ऐसे, A7 में क्यों, पूरा ऑर्केस्ट्रा जी मेजर में है। बोला नहीं दादा यू जस्ट ट्रस्ट मी, एटीट्यूड आ जाएगा गाने में यू नो, अदरवाइज जी मेजर में इट विल साउंड वेरी कॉमन you know, वही punctuation, the same thing. जी। He was not willing to listen, obviously, you know. Musician जिद कर रहा है लेकिन गाना तो you know it's on a big canvas, you know, the superstars picturized on, and it's a very big thing. And I know my responsibility. But he also thought like you know बोल रहा है तो कुछ तो reason होगा, but he was not convinced, you know, at that time. तो वो थोड़े आते थे बाद में, तुषार क्या जी मेजर में ही बजाएगा ना 15 मिनट के बाद फिर से, ऐसा 2 बार हुआ। तो बाद में ही रियलाइज कि मतलब आई जस्ट वॉज इंसिस्टिंग ऑन द A7th ओनली। देन ही टोल्ड मी एटलीस्ट ओके एटलीस्ट एक ऑप्शनल टेक दे दो जी का। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी होशियारी से हम लोग यू नो ये, तो मुझे लगा जी मेजर बजाऊं तो वो जी मेजर का ही टेक ओके करने वाले हैं यू नो। तो आई जस्ट डिडंट गिव द दिस थिंग, आई प्लेड इन A7th ओनली। दैट्स हाउ द सॉन्ग इज। अदरवाइज व्हाट वुड हैव हैपेंड इज ला 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 ला, ऐसे होता था। तो वो उससे क्या होता है कि माई लॉजिक इज दिस दैट उसके बाद ला ला, वो जो फिर से उदित नारायण सिंह है ना, उसको और स्मूथनेस आती है जब ए मेजर पे ही रहेगा तो यू नो। ला 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 ला, वो उसमें ए मेजर में ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है, नहीं तो ला 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 वो ट्रैवल लगता है। तो दैट देन इवेंचुअली Bablu da agreed, and with all due respect he agreed, and I love him for that. He respected me, and एक भरोसा रहता है ना म्यूजिशियन के ऊपर, वो किया। और then when the song got hit, then he was you know he was happy like you know he told me like you know we glad like you played the A7. That was also there. Another किस्सा ये भी है उसमें कि उसमें फर्स्ट म्यूजियम में शायद गिटार सोलो है, शाहरुख खान इज शोन प्लेइंग गिटार।
सो कभी क्या रहता है कि हम लोग का ग्रूमिंग ऐसा है कि जो हीरो जिसके लिए हम बजा रहे हैं, हीरोइन व्हाटएवर, तो उसकी पर्सनालिटी मेरे प्लेइंग में कैसे आ जाए, कि कैसे बिल्कुल। मैं देखूं कि उसको वो स्वाभाविक लगना चाहिए. इट इज़ नॉट अबाउट तुषार पाटे गिटार, बट तुषार पाटे इज़ प्लेइंग फॉर शाहरुख खान. सो ही इज़ अ बिल्कुल। सब्जेक्ट, सो आई एम ग्रूम्ड फॉर दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. सो वो उसमें जो गिटार पीस था, उसमें लास्ट नोट में मुझे कुछ ऐसे स्पार्क आया. यूजुअली क्या होता है कि मेरे ज़िंदगी में स्मार्टनेस हमेशा स्लीप मोड पे ही रहता था. तो कभी कभी ऐसा उसने शक्ल भी दिखाई है. तो वो दिन था कि मुझे ऐसा लगा कि हाउ शाहरुख खान स्पीक्स, नो, वो फास्ट कंपन है उसके इसमें, बिल्कुल। विच इज़ इज वंडरफुल पर्सनैलिटी. डायलॉग जब बोलते हैं, नो, वो एक फास्ट हाँ हाँ विब्राटो है. जी। तो वो मुझे लाना चाहिए. मतलब मैं बोल रहा गिटार था मैं में। कैसे लाऊं. तो लास्ट नोट में व्हाट आई डिड इज आई प्लेड समथिंग विच एम्युलेटेड फॉर मी हाउ शाहरुख खान टॉक्स, यू नो, जी। द लास्ट नोट ऑफ दैट पीस. सो इवन जो हमने हमारे श्रोता जब सुनेंगे ये पीस जी। को, तो वो उनके जहन में भी आ जाएगा कि कैसे उसका एक पर्सनालिटी का जी। इम्प्रिंट होता है, जी। यू नो. तो और मैं अभी ये बात खुद तक ही सीमित रखा था, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूं कि शाहरुख खान ऐसे बोलता है तो मैं भी ऐसे, तो दे वुड हैव टेकन इट द अदर वे, और वो मना करते थे बिकॉज यू नो ऐसा कोई एम्युलेट करे तो शायद वो नहीं जी। स्वीकार होता जी। था. जी। तो मैंने फिर ललित से शायद, इफ़ आई रिमेंबर, आई स्पोक टू हिम एंड आई पुट द सेम थिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे, without mentioning what I am thinking in my mind, you know. जी। So I put to him, hi Lalit, how about this, you know, last note I want to give, you know, to make it more exciting, just a fast whammy kind of, you know, something like that, which excites. जी। Yeah, he said in his, oh, okay, Tushar, go ahead, sounds brilliant. So that's how it happened. जी। And till now, when I hear it, like, you know, I feel like, you know, it's glad that this happened, and glad I could think and I didn't tell them what I had in mind. जी। So that is also the thing. चलिए, And ये फर्स्ट टाइम मैं मतलब डिस्क्लोज तो कर रहा कई हूँ राज ये. खुल रहे हैं आज विविध भारती पर। जब बात गिटार की हो रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस साज के बारे में, और कोई आपने अगर प्रयोग किए हैं इस तरह के, और कोई गीत जो आपके जहन में है जहाँ पर आपने कुछ अलग किया, अप्रत्याशित किया। इसे याद में, या एक गीत आ रहा है मेरे याद में कि भूपी जी ने गाया हुआ गीत है वो. अच्छा। और मतलब आप जो कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ जी ऐसे आप बिल्कुल बोल रहे हो बिल्कुल जो बिल्कुल। नॉर्मल नहीं है, जी जी समथिंग, यू नो. बिल्कुल। तो वंस वी वर डूइंग सॉन्ग्स फॉर सत्या, जी। विशाल भारद्वाज. हाँ। एंड ये बहुत ही खूबसूरत गाना है विशाल का, बादलों से. तो उसमें भूपी जी का गाया हुआ गाना है वो. और उसमें Vishal wanted me my color in the end, like, you know. So he told me just improvise at the end, अच्छा। your way, without making it sound like a definite phrase. कैसा रहता है कि प्लेइंग में कैसा रहता है, गिटार बजाए तो एक डेफिनेट फ्रेज अगर बजाए तो वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन वो डेफिनेट कंपोज लगता है. जी। लेकिन व्हाट विशाल वांटेड इज नॉट कंपोज्ड बट एट द सेम टाइम हमेबल. ओके। तो वो उसने फ्रीडम दी मुझे, और उसने बोला यू टेक योर टाइम एंड जस्ट डू द गिटार थिंग. तो जब आई हैड माई 6 स्ट्रिंग गिटार, तो जब मैं वो बजा रहा था तो मुझे जो साउंड, गाने का जो एनर्जी थी उसमें मुझे लगा था गिटार का जो प्रोजेक्शन है वो नहीं आ रहा है. अच्छा। तो फॉर्चुनेटली आई हैड माई 12 स्ट्रिंग गिटार ऑल्सो, क्योंकि हम लोग जब दूसरे मेरे म्यूजिशियंस भी है, जब हम लोग रिकॉर्डिंग सेशन पे जाते हैं तो मोस्टली हम लोग सब लेके जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी तो आप सब लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या. तो तब आई ओपन माई द 12 स्ट्रिंग, और 12 स्ट्रिंग इसके लिए है क्योंकि उसमें तार 12 है और मुझे ये 6 स्ट्रिंग में बजाना है. तो देन आई रिमूव द 6 स्ट्रिंग्स ऑफ द 12 स्ट्रिंग गिटार. अच्छा। एंड आई फॉर द time, for the session, I made it into a 6 string guitar. So that why I did that, because वो जो मेरी 12 string guitar है उसकी बॉडी जंबो साइज की है. तो उसमें रेजोनेंस जो बोलते हैं ना, आस, उसकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही गहरी है, जो मैं गाने के लिए चाहता था, बिकॉज आई वांटेड टू गिव दैट डीप ब्लूज फील टू दैट.
और तो जब आई कन्वर्टेड दैट इनटू दिस थिंग 12 स्ट्रिंग इनटू 6 स्ट्रिंग, देन आई फाउंड दैट वो साउंड जो मुझे चाहिए था वो गाने के लिए वो मिल गया. देन वी डिड 2 tracks of the improvisation guitar of the same song in that. वो ये गाने में पीस भी है, बीच में बज रहा है, वो कंपोज पीस है वो. जी और जैसे गाना कंक्लूड होता है आउट्रो की तरफ, कोडा की तरफ, तब वो एक जो मेरी जो इम्प्रोवाइजेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो जी एक्सपेरिमेंट जी करो या क्या कहिए आप, तो वो आप सुन सकते हैं. बिल्कुल। और ये देखिए ना कैसा इत्तेफाक है कि भूपिंदर साहब खुद एक एस गिटारिस्ट हैं और वो आपके काम को सराह रहे हैं, बिल्कुल. तो ज़रूर कोई बात है तो जिसे हम सबको सुनना चाहिए। तो ये गीत हम श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे तुषार जी की ओर से। तो आप तुषार जी एनालॉग म्यूज़िक के हिमायती हैं, यानी आप एनालॉग म्यूज़िक को पसंद करते हैं और आप विविध भारती के स्टूडियोज़ भी गए और हमारा लाइब्रेरी भी आपने देखा। तो हम भी यानी विविध भारती भी एनालॉग म्यूज़िक के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल. एक तो आई हैव क्रिएटेड स्टूडियो अनवाइंड, अच्छा जो एक रेयर म्यूज़िक प्रोडक्शन ये है फॉर द आर्टिस्ट हु ड्रीम ऑफ द एनालॉग साउंड. ये कहाँ पर है? ये मेरे फार्म हाउस पे है गिरिवन में. अच्छा और वहाँ पर इट्स लाइक यू नो इट्स अ वेरी हिल स्टेशन काइंड ऑफ थिंग. तो वहाँ पर मोस्टली आई एम वर्किंग फ्रॉम देयर, मतलब एज फार एज एनालॉग प्रोडक्शन गोज़. उससे क्या है कि आवर होल मेथड जो मैंने सीखी है ग्रेट ब्रिटिश इंजीनियर जॉन हर्बर्ट से, उन्होंने अच्छा मुझे विद्या दी है और काफ़ी प्यार किया, मुझे बहुत सराहा उन्होंने. तो मेरा ऐसा मानना है कि म्यूज़िक के लिए एनालॉग इज़ द ओनली ट्रू मीडियम जो रिचनेस और ओरिजिनलिटी आती है. जी और मेरा ऐसा भी मानना है कि डिजिटल ऑडियो इज़ मतलब ऐसा है कि आप किसको गाने के लिए बोले और उसका ही गला दबाए, तो वो बिल्कुल पूरी खुल के बात नहीं आती है, मतलब जो जज्बात और वो है. और ये बात जो समझते हैं वो बिल्कुल जानते हैं एनालॉग क्या है. एंड दे आर द आर्टिस्ट हु आर कमिंग टू अवर स्टूडियो अनवाइंड. और हमारी स्टूडियो अनवाइंड की ब्यूटी ये है कि द प्लेटफॉर्म इज़ डिजिटल बट द आर्ट फॉर्म इज़ एनालॉग. So you can be in वाह California or wherever. If you dream, you can record in digital. That's fine. ओके But then we will elevate and transform your digital to our analog and return you back forever. That glorious sound. जी तो ये that's what we are doing. और मुझे आज बहुत मतलब प्रसन्न लग रहा है कि आई हैव बीन विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो, जी जो बचपन से सब ने सुना है और एनालॉग के बलबूते पे ही उसका मतलब जो बोलते हैं वजूद रहा है। वजूद रहा है. बिकॉज एनालॉग नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता था. मतलब जो लेजेंड्स हैं हम लोग, तो एनालॉग की वजह से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं उनको, उनके बारे में जान पा रहे हैं, उनकी कला, उनकी अदा, उनके फ़न को. जी बहुत अच्छा लगा सुन के। और यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने किन किन संगीतकारों के साथ काम किया। विशाल भारद्वाज जी का तो आपने नाम लिया अभी, उसके अलावा गुजरे ज़माने के कोई दिग्गज जिनके साथ आपने काम किया हो, कंपोज किया हो या फिर अरेंज किया हो या गिटार बजाया हो, तो ज़रा उसका जिक्र करिए। बिल्कुल. तो वैसे गिटार जो रिकॉर्डिंग सेशंस जो मैंने बजाए हैं, तो जैसे दिग्गज है नौशाद साहब के लिए भी मैंने बजाया है, और वो HMV में रिकॉर्डिंग थी. अच्छा उनके अरेंजर्स थे उत्तम सिंह साहब. तो आई रिमेंबर फॉन्डली प्लेइंग फॉर नौशाद साहब. एंड नौशाद साहब ऑल्सो हैड अ ग्रेट रिगार्ड फॉर माई फादर एज अ हारमोनियम प्लेयर. जी और जब उनको पता चला तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी. तो वो एक मेमोरी है मेरी. अच्छा एज अ गिटारिस्ट आई प्लेड. जी जी नौशाद साहब का जिक्र करूँगा, कल्याण जी आनंद जी, तो उनके गाने बजाए मैंने. और पंचमदा के का कौन सा गीत? पंचमदा के काफ़ी आफ्टर द मिड 80s, और वो गाना मेरा कुछ सामान वाह फील. तो अगर वो हमारे
लिसनर्स सुन पाए तो वो बिल्कुल better रहेगा। बिल्कुल, ये भी आई एक रिमेंबर, सॉरी, तो आई रिमेंबर पंचमदा के वहाँ पर कैसे होता था कि I am junior to the my legendary whom I love, my seniors भानुदा, जी भूपी जी, सुनील कौशिक, रमेश अय्यर साहब। तो वो हम लोग मतलब रहते थे हमेशा व्हेन आई यूज्ड टू कम, और बहुत ही मतलब फन भी रहता था, बहुत ही मतलब इट वाज अ वेरी वेरी एंजॉइंग एट द सेम टाइम वेरी फोकस्ड सेशन वी यूज्ड टू डू। जी और काफ़ी मतलब जब एज अ बिगिनर आई टू बी ऑन माई टोज, कि बिकॉज क्या सरप्राइजेज वर एवरी टाइम देयर। ऐसे प्लान भी नहीं रहता था, प्लान बिल्कुल तो रहता था लेकिन ऑन द स्पॉट कभी कभी करना रहता था। इट इज़ तो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड एंड वेरी क्रेडिबली टू डिलीवर एट दैट आवर, बिल्कुल ये भी रहता था। तो ये भी मतलब जो एक क्वालिटी है वो पॉलिश हो गई ड्यू टू द ऑल द ग्रेटनेस ऑफ माय सीनियर्स हुम आई एम एसोसिएटिंग विद, यू नो, ऑल द ग्रेट गिटार प्लेयर्स। और मुझे प्यार भी मिला मेरे सीनियर्स का। भूपी जी यूज्ड टू ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माय प्लेइंग, जैसे बादल जी, सत्या वो का जो वो गाना, गीत या जी देन इवन सुनील कौशिक ही स्टिल लव्स मी। जी और कभी उनका भी काम था तो वो कई गानों में और बैकग्राउंड म्यूज़िक में मुझे बुलाया उन्होंने गिटार के अच्छा लिए। Ramesh Iyer Saab, he used to also love me. He used to call me Sutar always, you know, because I don't know, his childhood friend was Sutar, so he never अच्छा called me Tushar. अच्छा Yeah. So I remember, like, you know, with love, Ramesh Iyer, and वो भी उनके backgrounds में he used to call me and like, you know, तो वैसे एक रहा है। टाबून सूत्रधार is also very wonderful player, especially he played for Bappy Larry. तो ऐसे ऐसे मतलब वंडरफुल प्लेयर्स वर देयर, हनी साटमकर इज़ देयर। जी और मैं जिक्र करूँगा हेमंत शिरोडकर साहब का, जी जिन्होंने खास करके मेरे डैडी के अरेंजमेंट में गिटार्स बजाई है। जी पल पल दिल के के पास, जी ज़िंदगी का सफ़र एंड ऑल द इमॉर्टल जी सॉन्ग्स, यू नो। जी तो वैसे वो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे थे एनालॉग म्यूजिक की, तो कोई ऐसा गीत जिसमें आपने इस तरह का गिटार प्लेइंग किया हो जिसका अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है? जैसे सलमान खान पर फिल्माया गया वो गीत मुझे याद आ रहा है। यस। तो चलो मैं तो अभी वो गाना बजाऊंगा, लेकिन एक बिल्कुल शर्त पे, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। नहीं नहीं, हम ये चलेगा आपको? चाहते भी आप नहीं चाहते है, तो हाँ बिल्कुल हाँ नहीं। हाँ, ओके चलो। तो ओके, तो ये गाना आई विल परफॉर्म लाइव ऑन द बिल्कुल गिटार। जी एंड उसमें लास्ट जो फ्रेज है, उसमें जस्ट एज अ सरप्राइज आई विल प्ले द फ्रेज इन अ वेरी ग्रेसफुल वे, just to give a new this thing to this. जरूर। Yeah. Oh. वाह, क्या बात है, क्या सुर छेड़े आपने। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई और नाम आपको याद आता है, कोई और म्यूज़िक डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम किया हो? हाँ बिल्कुल। मुझे याद आ रही है आदिश श्रीवास्तव की, जी जो मेरे अच्छे मित्र भी रहे एंड वेरी फेमस कंपोजर। बिल्कुल तो एंड ही वाज अ वंडरफुल रिदमिस्ट आल्सो, ग्रेट ड्रामा। तो उनका गाना था शाहरुख खान फिल्म का। तो तब ही वांटेड मी टू अरेंज दैट सॉन्ग। अच्छा यस, गुमशुदा करके गाना था। जी और शायद जावेद अख्तर साहब ने लिखा हुआ है, ये सोनू निगम ने गाया है। और उसका
आदेश ने कहा कि इसके लिए उसको एक अलग स्टाइल का म्यूज़िक चाहिए जो वोकल भी रहे और इट इज़ मॉडर्न भी लगे वो गाने के लिए, क्योंकि वो गाना ऐसे था कि कुछ वहाँ पर कुछ रीजनल चीज़ें भी दिखाई है उन्होंने, तो वो था, लेकिन उसको वो वहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट चाहिए था ये म्यूज़िक में। जी। तो उसके लिए कुछ मैंने फ्रेज़ कंपोज़ की, वो म्यूज़िक कंपोज़ किया, और जब हम लोग वोकल फ्रेज़ करते हैं अरेंजर, तो वो खुद ही सुनाता है, ओके। हाँ ऑब्वियसली। तो क्योंकि कैसे लगा, हाउ यू आर फीलिंग इट, तो वैसे तो जब आदेश को सुनाया तो देन ही तब मैंने बोला था कि वी विल गेट दैट थिंग डब्ड बाय अनदर सिंगर, तो तब वैसे ही प्लानिंग थी। और आदेश ने फिर बोला कि तुषार यू सिंग योर म्यूज़िक विद अ क्यू फॉर द दिस थिंग। तो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग में ही, स्टूडियो में ही फाइनल जब था, तो आई वॉज कंडक्टिंग सोनू निगम ऑल्सो वाइल द अच्छा। सॉन्ग वॉज देयर, ही हैड कम टू सिंग दैट थिंग, गुमशुदा इज द नेम ऑफ द सॉन्ग। सो उसमें एक म्यूज़िक था, तो उसमें वोकल्स जो थे, जो मैं प्लान कर रहा था कोई सिंगर आदेश गवाएगा द फीमेल सिंगर से,